बात जब रियल एस्टेट की होगी तो एक नाम जरूर चर्चा में आएगा। वो नाम है विश्वनाथ गुप्ता का। कानपुर से 25 साल पहले विश्वनाथ गुप्ता ने अपना सफर शुरू किया। डॉल्फिन डेवलपर्स के एमडी हैं और 25 साल के इस कैरियर में उन्होंने कानपुर से लेकर लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों पर अपना आधिपत्य किया, वहां पर कारोबार किया। रियल एस्टेट की जो नए प्रोजेक्ट्स है वो लाए। विश्वनाथ गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, प्राइम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रियल एस्टेट में आपने इतना काम किया है, शुरुआत से सफ़र अपना बताइएगा। बेसिकली रियल एस्टेट का जो सेगमेंट था, जब हमने 99 से चालू किया, उस समय क्या था, रियल एस्टेट पे बैंक की फंडिंग बहुत टफ थी और लोगों को 2-2, 4-4 लाख रुपया भी फ्लैट के लिए नहीं मिलते थे। उसी समय गवर्नमेंट ने वर्किंग की कि नहीं, हाउसिंग को रिलैक्स करना है और फंडिंग करना है, जिसकी वजह से मैंने समझा दिस इज़ द राइट टाइम फॉर रियल एस्टेट और हम स्टार्ट करके वहाँ से रियल एस्टेट पे आए। और चूंकि पब्लिक को सपोर्ट मिलने लगा, गवर्नमेंट को एमिनिटीज़ मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने लगा, तो रियल एस्टेट सेगमेंट वहाँ से चला और पूरे हिंदुस्तान में वही टाइम था जहाँ से रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ी, अनाप शनाप दाम बढ़े, लोगों ने उसके फ़ायदे लिए, हमने भी उसके बहुत फ़ायदे लिए। आज हमारे पास काफ़ी लैंड्स है, काफ़ी वैल्यूएबल लैंड्स है, जिस पे कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करते हैं और आगे वर्किंग कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट सेगमेंट में लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले जैसे सपोज हम लोग कोई प्लानिंग करते थे तो बहुत जगह गवर्नमेंट ये कहती थी कि साहब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो कुछ सपोर्ट हम भी करेंगे लैंड प्रोक्योरमेंट में। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हो गई कि हम काश्तकार को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के लिए भी उनसे लैंड प्रॉपर नहीं ले पाती है, तो हम लोगों को क्या सपोर्ट करेगी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब देखिए, आप अपने स्तर पे काम करिए, थोड़ा मोड़ा कहीं हमसे सपोर्ट चाहिए होगा तो हम देंगे, आप उसकी प्लानिंग में आइए। तो लैंड शहरों में तो होती नहीं है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो गांव में होती है, वो एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर में कहीं ग्राम समा जाती है, कहीं कोई काश्तकार उलझ जाता है कि हम आपको नहीं देंगे, तो योजनाएं उलझ जाती हैं। हिंदुस्तान में एक रियल एस्टेट का सेगमेंट जिसमें कि आप नोएडा को कोट कर सकते हैं, हुआ क्या, हर आदमी ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा की लैंड के प्रोक्योरमेंट शुरू किया और उस लैंड के प्रोक्योरमेंट की वजह से लैंड का प्रोक्योरमेंट शुरू किया और लैंड के प्रोक्योरमेंट की वजह से उसने अपने मल्टी स्टोरी बनाने के जो रनिंग प्रोजेक्ट थे उसके सरप्लस फंड को लैंड में लगा दिया। सपोज किसी की हैसियत 25 एकड़ की थी, उसने 50 एकड़ का प्लान किया, किसी की 50 थी, उसने 300 एकड़ का प्लान किया। अल्टीमेटली वो लैंड पे लगा परचेज करने में और लैंड पूरी असेंबल नहीं कर पाया, प्रोजेक्ट वो ला नहीं पाया, इधर प्रोजेक्ट वो डिस्टर्ब हो गया। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आ गई उसकी कि इधर प्रोजेक्ट कर नहीं पाया, उधर उसको लैंड मिली नहीं, तो इस प्रोजेक्ट का पैसा फंसा, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हैम्पर हुए और जो लैंड में पैसा फंस गया वो भी डेड हुआ। तो धीरे धीरे जो नोएडा में आपने देखा था कांड, वो इसी बात का उदाहरण था कि लोगों ने अनाप शनाप प्रोजेक्ट किए, फंड्स डाइवर्जन किए, लैंड प्रोक्योर करके खड़े हुए, लेकिन उससे प्रोजेक्ट कर नहीं पाए, जिससे रियल एस्टेट को सेटबैक लगा और वहां से वो प्रॉब्लम में आया। आपके सर कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने बनाए हैं अभी तक? हमने अब तक 40-50 प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, उसमें मल्टी स्टोरीज हैं, रेजिडेंशियल हैं, टाउनशिप हैं और अभी होटल बनाए हमने, 1-2 होटल और प्लान कर रहे हैं, उस सेगमेंट में भी वर्किंग कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड में जब आप काम करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का तो बहुत बड़ा एक वर्ग है, हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? नौकरशाही, लाल फीताशाही, उसमें कहीं दिक्कतें आती हो आपको? सबसे बड़े चैलेंजेस की बात ये होती है, गवर्नमेंट की मंशा काम करने की होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारे प्रदेश में अच्छी हाउसिंग हो, हम गुड़गांव और जगहों के कंपैरिजन में पैरेलल खड़े हों, और पॉलिसी भी बनाते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है जिसके थ्रू वो लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं, उस सिस्टम में बहुत खामियां हैं और खामियां के साथ साथ नीचे का जो सिस्टम है वो उस पर गवर्नमेंट की मंशा को ध्यान में नहीं रखता और वो इररिलेवेंट क्वेरी लगा करके हम लोगों को टाइम करता है डिस्टर्ब। उससे क्या होता है, हमारी वैल्यूएबल लैंड, उस पे ब्याज का मीटर चलता है, उस पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, तो बिल्डर सफर करता है और वो प्रॉब्लम में आता है और अल्टीमेटली सोचता है यार हम इस काम में क्यों आए, कोई और काम करते तो ज्यादा अच्छा था।
तो इन चैलेंजेस के लिए, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कोई आपने उपाय सोचा है, तरीका सोचा है? नहीं, उपाय यही है कि सपोज गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर समिट पिछली बार अपने योगी जी ने किया था पहले राउंड में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं आए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक गवर्नमेंट की वर्किंग थी, पिछले गवर्नमेंट के चैलेंजेस थे, सिस्टम को देखना था, सुनना था, तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आया बिजनेस में। लेकिन जब ये सेकंड वाली इन्वेस्टर समिट का प्लान किया तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्लान किया, बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट किया, अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई, उस पॉलिसीज के बेसिस पे सब्सिडाइज की वर्किंग की। इवन उन्होंने कहा इस डेट को ये आप सबमिट करिए, सेकंड डे आपको इसकी सब्सिडी मिलेगी। और वो सारे प्रोसीजरल वर्क गवर्नमेंट ने किए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में वो चीज़ें हैं जिससे लोग मोटिवेट हुए। और छोटे छोटे शहर का आदमी, कहीं किसी शहर में 10,000 करोड़ का, किसी में 50,000 करोड़ का, और मैं खुद बता सकता हूं कि कानपुर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने अनाउंस किया था, करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे, 8-10 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, और उन सारे प्रोजेक्ट में अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट सैंक्शन की थी। हमारे पास सफिशिएंट लैंड थी। गवर्नमेंट से फोन आते थे कि भाई साहब किसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लैंड चाहिए, कैसे क्या करना है। हमने कहा हमें किसी प्रोजेक्ट में लैंड नहीं चाहिए, हम सारे प्रोजेक्ट में अपनी लैंड रखते हैं, हमारी प्रॉपर वर्किंग है, लेकिन अप्रूवल करा दीजिए। वो अप्रूवल का प्रोसेस इतना टफ है, एनओसीज की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग आज 2-2.5 साल से सैंक्शंस के लिए सारे प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके हैं, मैक्सिमम एनओसी सबमिट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी क्लियरेंस उनके नहीं होते हैं। और वहाँ मीटिंग में टाइम किल होता है, सुबह जाइए, रात को बात करिए, आज वो नहीं, आज यहाँ मीटिंग, कल वहाँ मीटिंग, और हमारे भी आदमी जा के थक जाते हैं, वो कहते हैं साहब बताइए क्या करें। तो अगर इस तरह की व्यवस्था है तो बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जिसको बोलते हो आप, वो तो अफेक्टेड होता है। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं, कानपुर शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, तो सपोज आप अगर बॉम्बे जाते हैं इन्वेस्टर प्रोडक्शन के लिए कि साहब बॉम्बे से हमको इन्वेस्टर लाना है, या मैं गुजरात जा रहा हूँ, हम वहाँ से खींच के लाएंगे, हम विदेशों से खींच के लाएंगे, तो जो आदमी वहां का होता है वो सबसे पहले कांटेक्ट ये करता है कि वहां का आदमी कैसा फील कर रहा है। तो सबसे पहले आप बॉम्बे जाकर के आते हैं, वो किसी न किसी रूप में हम लोगों से कांटेक्ट में आ जाता है और कहता है मेरे को 25 एकड़ की प्लानिंग करनी है, आप बताइए कैसा एनवायरनमेंट है। तो हम लोग कहते हैं साहब हम लोग खुद ही सफर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट आपको देख लीजिए आकर के, गवर्नमेंट विलिंग है, गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन सिस्टम पे चीजें बढ़ नहीं पा रही। तो वो वहीं से डिसहार्टेड हो जाता है और इनकी सारी प्लानिंग कि अपने को 1 ट्रिलियन करना है, अपने को सेकंड इकोनॉमी इंडिया में बनाना है, वो उनके सारे अरमान ये सब नीचे लेवल पे सब ठंडे हो जाते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है अभी, जो आपने इन्वेस्टर समिट में प्रोजेक्ट्स दिए थे निवेश के, तो वो प्रोजेक्ट्स 2.5 साल से करीब लंबित पड़े हुए हैं, तो उसकी कॉस्ट तो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इस तरह से लंबित होते हैं प्रोजेक्ट तो कॉस्ट भी बढ़ती है और फिर जो ग्राहक होते हैं उनके लिए महंगा भी पड़ता है कुछ। बेसिकली जो ये कॉस्ट बढ़ती है उससे हम लोगों को कंपनसेशन थोड़ा लैंड से मिल जाता है, ग्रेजुअली लैंड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये जो भी मीटर होते हैं इंटरेस्ट के, फिक्स एक्सपेंडिचर्स के, ये अपने जैसे होता है ना कि आंसू पोंछने के लिए आपको उसका एप्रिसिएशन थोड़ा मिलके वो चीजें कंपनसेट हो जाती हैं, तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और जानना चाहूँगा गुप्ता जी कि रियल एस्टेट का जो बूम आया उसके बाद से अभी तो मंदी का दौर चल रहा है, अभी तो तमाम रियल एस्टेट कंपनी के लोग हैं वो उनके फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं, उनकी टाउनशिप में जगह खाली हैं, तो ये दौर कब तक चलेगा? बेसिकली जो ये सेगमेंट इन्वेस्टमेंट का होता है वो नॉर्मली 3 चीज़ों पे होता है। एक तो होता है स्टॉक मार्केट, दूसरा गोल्ड और बुलियंस, तीसरा होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का सेगमेंट तब चलता है जब चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी मतलब कि सारे बिजनेसमैन, सारे मिडिल क्लास जब अच्छे से अपने बिजनेस को कर रहे होते हैं तब वो सरप्लस पैसे को निकाल करके रियल एस्टेट में लगाते हैं। रियल एस्टेट पहला सेगमेंट नहीं है कि आज आपने नौकरी की बोले सबसे पहले फ्लैट लेना। सबसे पहले आपको अपने खर्चे बढ़ाने हैं, फादर को देखना है, परिवार को देखना है। जब आपको सब स्मूथ चलने लगा तब आपने कहा अब एक फ्लैट के लिए सोच सकते हैं, इसमें ये बैंक देगी, ये EMI आएगी, यहां से मैनेज होगा, ये सिस्टम होगा, तब रियल एस्टेट चलता है। तो अगर बिजनेसमैन
सफर कर रहा है। छोटे छोटे बिजनेसमैन के कैपिटल लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस में उनको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको जीएसटी में, इनकम टैक्स में इधर उधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर वो सफर कर रहे हैं तो रियल एस्टेट नेचुरली सफर करेगा। दूसरा क्या हो गया, जो शेयर बाजार एकदम से चली, हमने लास्ट 30-40 ईयर से हम शेयर बाजार से कनेक्टेड है, अपने कैरियर भी हमने शेयर बाजार से शुरू किया था, तो उसकी नब्ज को मैं जानता था कि कैसे बाजार चलती है, कैसे रुकती है। और फर्स्ट टाइम इन 30-40 ईयर्स में हुआ कि लास्ट 2-3 ईयर से आफ्टर कोरोना बाजार ने जो स्पीड पकड़ी, स्पीड इससे भी आप समझ सकते हो कि एक आदमी पब्लिक इशू लेकर के आया कि भाई साहब हमको 4 करोड़ का इशू चाहिए, मोटर बाइक की हमारे पास एजेंसी है, हम 4 करोड़ का पब्लिक इशू ला रहे हैं। जनता ने उसको 4000 करोड़ दिए। तो जब जनता ये देख रही है कि कुछ देख ही सुन नहीं रही है और बाजार सेगमेंट एक तरफा चल रहा है, तो उसको ये फील हो रहा है कि साहब इससे बढ़िया कोई काम नहीं, तो लोगों ने सब तरफ का पैसा लगा दिया। पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए जब फॉरेन कंपनीज आती थी तो बाजार में माहौल बनता था कि आज एफआईज ने 2000 करोड़ का माल परचेज किया, फिर वो 5000 करोड़ का जब बेचते थे तो बाजार में प्रॉब्लम आ जाती थी। अब एफआईज 5000 करोड़ का माल बेचते हैं, इंडियन इन्वेस्टर 40,000 करोड़ का खरीद लेता है, तो बाजार कहीं जाता ही नहीं है। लेकिन बाजार का तो सिस्टम है, जो ऑपरेटर हैं उनको तो ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको मद्दा करते हैं। अभी जो लास्ट मद्दी का सेगमेंट आया तो उन्होंने बाजार को बिल्कुल धरातल पे कर दिया। इन्वेस्टर सोचने को मजबूर हो गया कि ये बाजार कहाँ जाएगी। जब इन्वेस्टर ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि बाजार सही में मद्दी तो नहीं हो जाएगी, तो इन्होंने फिर पुश दे दिया तेजी का, आप बैठे रहो हम निकल जाएंगे। तो इन्वेस्टर जो है 3 सेगमेंट में पैसा लगाता है, तो इस समय हाईएस्ट सेगमेंट है शेयर मार्केट का। तो सारा पैसा जब वहां लग रहा है तो रियल एस्टेट में कहां लगेगा। गोल्ड को तो इंटरनेशनली मैनेज होता है, उसके अपने नॉर्म्स हैं, सिस्टम है, और जब एक अनसर्टेनिटीज आती है वर्ल्ड में तो गोल्ड ऑटोमेटिक बढ़ता है। तमाम वार चल रही हैं, तमाम क्राइसिस चल रही हैं, इकोनॉमी सारे वर्ल्ड की डिस्टर्बेंस है, तो गोल्ड को तो चलना ही चलना है, क्योंकि सेफ्टी एंगल से आदमी चाहता है थोड़ा सा गोल्ड रख लो, रात को 12 बजे इसको रियलाइज कर लेंगे। तो गोल्ड इज अलग सेगमेंट, लेकिन जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स है उसका पैसा शेयर बाजार में इस समय खूब लग रहा है, और उसको ये भी नहीं पता कि जहां वो लगा रहा है उस कंपनी का स्टेटस क्या है, प्रमोटर्स कौन है, ये कैसे सस्टेन करेगी। जोमेटो का शेयर आया, उसका वो आया, ओयो का आया, जिस दिन लॉन्च हुआ उसके जिस दिन ओपन हुआ उसी बात से 30% डाउन हो गए, लेकिन वो चल रहा है। तो लेकिन रियल एस्टेट पर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं एक सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये तो आगे बढ़ने वाला सेक्टर है हमेशा, कि आज अगर हमने कोई फ्लैट खरीदा वो 50 लाख का है तो निश्चित तौर पे 3 साल 4 साल बाद वो 80 लाख रुपए का हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। मानना है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट के सेगमेंट को कुछ बिल्डरों ने जो पिछले 5-7 सालों से खराब किया, 10 सालों में बैक में जाए तो रियल एस्टेट सेगमेंट को जो खराब किया कि प्री लॉन्च, पोस्ट लॉन्च, फलाना डिकाना, पब्लिक के पैसे बटोरे और भाग गए। उससे क्या हो गया, किया 2-4 लोगों ने, सारा सेगमेंट डिस्टर्ब हो गया। मैं इस पे एक बात और कहता हूं, जैसे कभी बैंक फंडिंग के लिए हम लोग जाते हैं और बैंक इंक्वायरी करती है कि साहब ये आपकी टाइटल है, आपकी वर्ड देखनी, आपकी फलानी देखनी। हम उससे कहते हैं कुछ मत देखो, जो शख्स कोरोना के बाद जिंदा है रियल एस्टेट में और उसके ऊपर कोई बैंक की देनदारी वगैरह नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये रियल बिल्डर है। उसने अपनी जान बचा करके यहाँ तक खड़ा है, ना उसके ऊपर कोई एनपीए है, ना कोई उसकी समस्या है, वो अच्छे से अपने को बचा के लाया है, तो ये जेन्युइन बिल्डर है, इसको सपोर्ट करो, इसकी ज़्यादा इंक्वायरी मत करो। आपने ये बात सही कही, क्योंकि रियल एस्टेट के नाम पे ठगी भी ज़बरदस्त होती है। कई ऐसी कंपनियां रही हैं जो लोगों से प्लाट के नाम पे, फ्लैट के नाम पे, अपार्टमेंट बनाने के दिखाने के नाम पे पैसा वसूल लिया और लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं। विदेश में बैठे हुए हैं। शाइन सिटी वाला राशिद नसीम, वो तो 2020 से फरार चल रहा है, उसको लाने की कोशिश भी हो रही है। तो अभी अंसल के खिलाफ मामला चल रहा है लखनऊ में, मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ हैं, उन्होंने कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। जो बायर्स एसोसिएशन है वो अलग परेशान है। ठगी का भी एक बड़ा जरिया है रियल एस्टेट। ठगी का जरिया था, अब उतना नहीं रह गया है, क्योंकि आदमी भी अवेयर हो गया, नॉर्म्स भी ऐसे हो गए हैं कि अब जैसे सपोज आप रेरा रजिस्ट्रेशन नो करके आपको नहीं मिलता है तो कोई एडवर्टाइज नहीं कर सकते।
तो जब आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो प्री लॉन्च पोस्ट लॉन्च कहाँ से करोगे? पब्लिक इतने दिनों से फंसा के समझ चुकी है कि इस तरीके से नहीं, अब रेपुटेड लोगों से लेना है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनके प्रोजेक्ट की मार्केट में इस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी गुडविल है। तो थोड़ा सा अब ठगी वगी तो रुकी है, लेकिन जो हो चुकी है उसका मेकअप तो होना ही है। और एक जो ब्लॉट लगा है बिल्डर पे नॉर्मली कि भाई साहब ये तो सब चोर होते हैं, कुछ लोग तो छूटते ही बोल देते हैं अरे भाई साहब सारे बिल्डर चोर होते हैं। अब 5 लोगों ने किया और 500 लोग अगर बदनाम हो रहे हैं तो ट्रेड तो डिस्टर्ब हो गए। रेरा की तो कोई सुनता ही नहीं है। एक्चुअली रेरा ने थोड़ा सा डाइवर्जन भी किया। हम अभी लास्ट 2-3 महीने पहले रेरा में एक मीटिंग में गए, हमने उनसे कहा आपको इसलिए बनाया गया कि आपको कस्टमर प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन मीन्स कस्टमर की ग्रीवेंस को सॉल्व करना है। सपोज हमारे 10 या 12 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड थे और हमारी एक भी कस्टमर ग्रीवेंस नहीं थी, तो हमको और चीज़ों में सैंक्शन में इधर उधर की चीज़ों में टाइम क्यों लग रहा है? दूसरा क्या है, आप उसमें जो है टाइटल देख रहे हैं, आप उसमें नक्शा देख रहे हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं। आपको जब डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पास करके कोई चीज़ दे दी है, उसको बेचने के नॉर्म्स आपको फिक्स हैं कि ऐसे खुलेगा बैंक अकाउंट, ऐसे पैसे लोगे, वो उस चीज़ को आप मॉनिटर करो और उस पर कस्टमर की ग्रीवेंस आए, तब तो आप बात करोगे। लेकिन अगर आप बैक में जा करके आपने बिल्डर एग्रीमेंट कैसे किया, ये कैसे किया, आपको ये नहीं करना, दिस इज नॉट द वे। आपको सिर्फ कस्टमर प्रोटेक्शन करना है, बिल्डर की बैलेंस शीट नहीं बनानी, वो तो बनाने वाले तमाम लोग हैं। रेरा को सफेद हाथी भी कहा जाता है। अंसल का मामला अगर हम ले लें तो अंसल के खिलाफ जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं, टाउनशिप रही हैं, अंसल ने बनाई हैं, वहाँ पर कोई ना कोई कमियां थी, दिक्कतें थी, बायर्स एसोसिएशन वाले अलग हंगामा कर रहे हैं। अब रेरा एक्टिव हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही नोटिस भेजे थे, लेकिन वो जिन जिन जिलों में टाउनशिप बन रही थी वहाँ के जिलों के जो सक्षम अधिकारी थे वो नोटिस दबा के बैठ गए, तो इसलिए अंसल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो रेरा और जिला प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? मतलब ये लोग रेरा को तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। बात ये नहीं होती, बात क्या होती, जैसे इतना बड़ा अंसल का प्रोजेक्ट है, अगर एकदम से रेरा उसको डिस्टर्ब कर दे कि बंद कर दो, सील कर दो, तो अल्टीमेटली सफरर कौन होगा? सफरर तो कंज्यूमर ही होगा ना, उसमें और तो कोई है नहीं, इन्वेस्टर और कंज्यूमर होगा। तो जब इन लार्ज सेगमेंट ये देखा जाता है कि ये इसमें बेनिफिशियरी कौन है और अफेक्टेड कौन है, तो अगर हम उसको डैमेज करते हैं तो उनको हम टाइट तो करते रहते हैं बिल्डर्स को कि साहब ये करिए वो करिए, लेकिन अगर बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स कर देंगे कि अकाउंट सीज कर देंगे, आपका लॉक कर देंगे, सील कर देंगे, तो उससे सफरर वो होंगे जिनके पैसे लगे, उनको और वो सब चीज़ें प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जगह ऐसा फील होता है आपको, लेकिन रेरा एक्शन लेती है, ऐसा नहीं एक्शन नहीं लेती है, लेकिन ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता। एक्शन में उनको प्रॉब्लम ये आती है कि घूम फिर के जब शिकायत आती है, सपोज किसी मंत्री ने कह दिया, किसी अधिकारी ने कह दिया कि साहब वो कस्टमर आए थे कि साहब आपके इस एक्शन से हमारा इतना रुपया फंसा है, क्या होगा, तो उस पर वो थोड़ी शिथिलता कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं से कोई मॉनिटर कहीं से या किसी के प्रेशर में नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप यूपी के बड़े डेवलपर हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो सीएम ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट फिक्स किया है, उसमें रियल एस्टेट की क्या भूमिका है, कितना रोल है? देखिए, कोई भी चीज हो, रियल एस्टेट बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान में अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो वो भी रियल एस्टेट देगा, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 5000 आइटम का कंजम्पशन है। मतलब आप लगा के स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल डिलीवरी देने तक कम से कम 5000 आइटम लगते हैं। उन 5000 आइटम की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो अगर रियल एस्टेट सेगमेंट बैठा तो सारी इंडस्ट्री का सेगमेंट बैठ जाएगा। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को हर हालत में रियल एस्टेट को उठाने के भरसक प्रयास करने चाहिए। इसके जो आपके प्रमोटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनको अच्छे से मॉनिटर करके इनकी ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए, क्योंकि बैक में सारी इंडस्ट्री इससे हैम्पर हो जाएंगी। तो इसलिए रियल एस्टेट को बिना चलाए ना 1 ट्रिलियन ना कुछ, कोई एक्टिविटीज आगे नहीं बढ़ सकती। आप कोई भी डेवलपमेंट करें, फैक्ट्री लगाए, ब्रिजेस बनाए, आप कैनाल बनाए, अब हॉस्पिटल बनाए हो, सब जगह रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट केवल बिल्डर तक सीमित नहीं है कि हम फ्लैट बना के बेच दिए, ये रियल एस्टेट, सब कुछ रियल एस्टेट है। उसको मोनेटाइज करना है। अगर आपने किसी हॉस्पिटल में 200 करोड़ रुपया लगा दिया, चाहे बैंक से लिया चाहे आपने लगाए, अगर उसका रिटर्न नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? बंद हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। तो ये सिस्टम को रन करने के लिए, और हॉस्पिटल कब चलेगा? जब चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी होगी और सारे बिजनेस चलेंगे।
अदरवाइज वो बिजनेस नहीं चलेंगे तो हॉस्पिटल कौन आएगा, सरकारी अस्पताल में जाएंगे वहां कोई वर्किंग नहीं होगी, तो अल्टीमेटली तो आदमी डिस्टर्ब होगा। तो अगर आप पीस चाहते हैं और पब्लिक का सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, पब्लिक की सुरक्षा चाहते हैं, पब्लिक की हेल्थ चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों पे सिस्टम देखते हुए एटलीस्ट रियल एस्टेट को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी तक तो गुप्ता जी हम लोग देखते हैं जो बड़े शहर हैं वहाँ पर रियल एस्टेट का अच्छा बिजनेस होता है। छोटे छोटे शहर में हम लोग देखते हैं कि अपार्टमेंट ही नहीं है। कई कई शहर ऐसे हैं जहाँ एक भी अपार्टमेंट नहीं है, वो कल्चर ही नहीं आया, अपार्टमेंट वाला मॉल वाला कल्चर ही नहीं आया। उनके लिए कोई आप ऐसा सोचा है कभी आपने कि उन छोटे शहरों के लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए या वहाँ पर इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे लोग अपार्टमेंट कल्चर, मॉल कल्चर इस तरफ आगे बढ़ें, उसमें प्रभावित होकर उससे कुछ नई शुरुआत करें? एक आज से 5 साल पहले हमने एक सेगमेंट डेवलप करने की सोची थी, वो कर नहीं पाए, कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पे मिनिमम 10 एकर्स या 15 एकर्स की एक प्लानिंग लाएंगे और उस प्लानिंग में शहर के जैसे मल्टीप्लेक्स है, छोटा हॉस्पिटल है, छोटा स्कूल है, फ्लैट्स हैं, बैंगलो हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी है, उस हर डिस्ट्रिक्ट में एक देंगे जिससे उस जगह का वो प्राइम होगा और जब लोग उसमें रहेंगे वहाँ सिक्योरिटी का एंगल उनको सूट करेगा, सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज पे उनको अच्छा लगेगा, तो ये सेगमेंट प्रमोट होगा। लेकिन हम गए, कन्नौज गए, एक दो जगह और गए, लेकिन वो लैंड प्रॉपर हमको 15 एकड़ 10 एकड़ मिल नहीं पाती है, जिससे कि वो चीज़ें नहीं बन पाती है। लेकिन ये कंसेप्ट हम लाना चाह रहे थे, आज भी लाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे, 10-10, 15-15 एकड़ सब डिस्ट्रिक्ट में दे, हम अपने पैसे से परचेज करके उसमें प्लानिंग लाना चाहते हैं और वो सारी प्लानिंग सक्सेस होंगी और वो मॉडल बड़ी बड़ी कंपनियां बाद में फॉलो करेंगी। तो देखा आपने रियल एस्टेट के डेवलपर डॉल्फिन डेवलपर्स लिमिटेड के एमडी विश्वनाथ गुप्ता जी हमारे साथ थे। रियल एस्टेट के चैलेंजेस के बारे में उन्होंने तमाम बात की और ये भी बताया कि किस तरह से लाल फीताशाही यानी नीचे के स्तर पर अफसर काम कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चूंकि इससे जैसा कि विश्वनाथ गुप्ता जी ने बताया कि 5,000 से ज़्यादा, यानी अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें शीशा भी लगता है, उसमें सरिया भी लगता है, उसमें गिट्टी मोरंग सीमेंट लगती है, उसके तमाम चीज़ें होती हैं, ये फर्नीचर भी लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे 5,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर का डेवलप होना, उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ये जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल करना मुश्किल होगा। प्राइम न्यूज़ के लिए विवेक त्रिपाठी, कानपुर से।